Hello students, so I welcome all of you to channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। आप सभी लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें से पहला वीडियो गया स्वास्थ्य के बारे में, दूसरा वीडियो गया रोग के बारे में और तीसरा वीडियो गया प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। तो वो जो प्रतिरक्षा तंत्र था पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, तो बोले थे उसको भी हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक प्रतिरक्षा 1 और एक प्रतिरक्षा 2। तो जो कल वाला वीडियो था यानी कि पार्ट 3 वाला वीडियो, उसमें प्रतिरक्षा तंत्र बताए थे और जो बच गया उसको आज बताएंगे, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रतिरक्षा अणु की संरचना। अभी हम देख रहे हैं प्रतिरक्षा अणु की संरचना यानी कि एंटीबॉडी का फोटो। जो भी एंटीबॉडी का अणु होता है उसका फोटो क्या है, उसका संरचना क्या है। तो बहुत ही खूबसूरत सा संरचना हमने बनाया है, देखिए हमारे बोर्ड पर। कैसा लग रहा है बताइए, तो अच्छा लग रहा है क्या? ठीक है। आप भी अपने कॉपी में इसी तरीके से बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाइए और कलर वगैरह भी कीजिए। इससे क्या होता है, पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है ना। ओके, आपके एनसीईआरटी में ये फोटो दिया हुआ है, पेज नंबर 163 निकाल लीजिए। जिनका भी पुराना बुक होगा उनके 163 पेज नंबर में ये होगा या वहीं के आसपास होगा, ठीक है। तो देखिए इसको समझना है, और जो भी कल वाला वीडियो में कहीं कहीं पर कुछ कुछ बता रहे थे जो समझ में नहीं आ रहा था, उसको भी आज यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये जो प्रतिरक्षा अणु की संरचना है, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है? एक सूत्र होता है। सूत्र बोले तो देखिए H2L2। क्या ये वाला शब्द कल भी आ रहा था क्या? हाँ आ रहा था। H2L2 आ रहा था ना? हाँ आ रहा था। तो ये H2L2 क्या है? H2L2 क्या है? रुकिए जरा बताते हैं। आगे देखिए, ये जो प्रतिरक्षा अणु है यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। प्रतिरक्षा अणु जो है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है, एक प्रकार का क्या है? ये प्रोटीन होता है, ठीक है। और इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। चेन मतलब श्रृंखला। तो कितना पॉलीपेप्टाइड चेन होता है? 4। नॉर्मली, सामान्यता। प्रतिरक्षा अणु के पास सामान्यतः 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। कितना? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। उसमें से 2 चेन जो होता है वो हैवी चेन होता है और 2 चेन जो होता है वो लाइट चेन होता है। हैवी चेन का मतलब हुआ दीर्घ श्रृंखला और लाइट चेन का मतलब हुआ लघु श्रृंखला, ठीक है। देखिए इधर, अब फोटो में देखिए और कुछ कुछ समझिए। यहाँ पर जो भी ऐसे करके डायग्राम है, तो इसमें 2 पार्ट दिख रहा होगा, एक छोटा वाला भाग और एक बड़ा वाला भाग। दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है। तो जो छोटा वाला भाग है इसको बोल रहे हैं लघु श्रृंखला। इसको क्या बोल रहे हैं? लघु श्रृंखला, यानी कि लाइट चेन। अभी बताए थे 2 लाइट चेन होता है, तो एक लाइट चेन इधर है, एक लाइट चेन इधर है। कितना लाइट चेन हुआ? 2 लाइट चेन। और क्या होता है? 2 हैवी चेन होता है। देखिए ये जो बड़ा वाला चेन है इसको बोलते हैं हैवी चेन। इसको क्या बोलते हैं? हैवी चेन। तो एक ये हो गया हैवी चेन यानी कि दीर्घ श्रृंखला, और एक ये हो गया दीर्घ श्रृंखला। तो टोटल मिला के कितना पॉलीपेप्टाइड चेन है? 4। उसमें से 2 है हैवी चेन, 2 बड़ा वाला हैवी चेन है उसको दीर्घ श्रृंखला बोलते हैं हिंदी में, और 2 है छोटा वाला, इसको लघु श्रृंखला बोलते हैं और इंग्लिश में लाइट चेन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हैवी चेन है उसके आगे में क्या आ रहा है? H आ रहा है ना। तो हैवी चेन कितना है? 2, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया H2। समझ में आया क्या? देखिए फिर से, जो बड़ा वाला चेन है उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ श्रृंखला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैवी चेन। तो हैवी चेन में H आ रहा है ना, तो हैवी चेन कै गो है? 2 गो, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है H2, ठीक है। आगे देखिए लघु श्रृंखला कै गो है? 2 गो, यानी कि लाइट चेन। तो यल आएगा, इसका पहला वर्ड क्या है? यल। तो लाइट चेन कितना है? 2 गो, इसलिए फॉर्मूला में क्या लिखा है? L2। तो H2L2 का मतलब यही होता है। आगे देखिए इसके कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे यहाँ पर जो हरा वाला पोर्शन है दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन। इसको कौन सा रीजन बोलते हैं? वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन कहने का मतलब जो क्षेत्र प्रतिजन के अनुसार बदलते रहे, जो क्षेत्र प्रतिजन के हिसाब से बदलते रहता है उसको वेरिएबल क्षेत्र कहते हैं। और जो उसके नीचे थोड़ा सा क्षेत्र है इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। इसको क्या बोलते हैं?
कांस्टेंट रीजन, यानी कि ये कभी नहीं बदलता, प्रतिजन के हिसाब से ये कभी नहीं बदलता, कांस्टेंट रहता है, जैसा का तैसा रहता है। लेकिन इसके जो ऊपर वाला था वेरिएबल रीजन, ये प्रतिजन के अनुसार बदलते रहता है, इसमें बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे जो देखेंगे ये प्रतिजन जो बोल रही है, प्रतिजन क्या है, एंटीजन क्या है, ये देखेंगे। और फिर देखेंगे कि ये जो फोटो में है कैसे ये प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है। जैसे कि यहाँ पर कोई वायरस आएगा, इसको अपने चेन में फंसा लेगा और उसको खत्म कर देगा, तोड़ देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, मार देगा। ठीक है, और ये भी बताए थे प्रतिरक्षा तंत्र 5 प्रकार के, IgG बोले थे, गेम्ड, GAMED। तो IG का फुल फॉर्म क्या बताए थे, इम्यूनोग्लोबिन। IG का फुल फॉर्म क्या बताए थे, इम्यूनोग्लोबिन। तो आप लोग बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, तो IG का मतलब आपके लिए इंस्टाग्राम नहीं होगा, क्या होगा, इम्यूनोग्लोबिन होगा। तो याद रखना है, हमेशा आप लोग के दिमाग में याद रखना होगा कि IG का मतलब इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम नहीं। क्यों, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी स्टूडेंट है, इसलिए IG का फुल फॉर्म इम्यूनोग्लोबिन, IG का फुल फॉर्म इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, ये याद रखना है जरूर से। अब आगे देखिए, इस फोटो को उतारिए और आगे इसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है लिखिए। अभी एक शब्द सुनने को मिल रहा होगा, प्रतिजन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीजन। तो ये एंटीजन होता क्या है, प्रतिजन होता क्या है, ये समझिए। जो प्रतिरक्षा अणु से जुड़ता है, प्रतिरक्षा अणु है, इससे जो कुछ भी जुड़ता है उसको एंटीजन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन। अभी जो प्रतिरक्षा अणु का फोटो बताए थे, उसमें ऊपर वाला जो था प्रतिजन बंधक स्थल था। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर प्रतिजन आकर के जुड़ेगा। ठीक है, तो प्रतिजन होता क्या है, जो प्रतिरक्षा अणु से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, प्रतिरक्षा अणु से, यानी कि एंटीबॉडी से जुड़ता है, उसको एंटीजन कहते हैं, उसको प्रतिजन कहते हैं। अब सवाल आया कि जुड़ता कहाँ है, तो जुड़ता है प्रतिरक्षा अणु के प्रतिजन बंधक स्थल पर, जहां इसका स्थान होगा वहीं तो जुटेगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद अब ये जानेंगे कि जो सहज प्रतिरक्षा तंत्र था और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र था, ये किस तरह से काम करता है हमारे शरीर में। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कैसे अनुक्रिया करता है। मान लीजिए हमारे शरीर में है, भी मानना क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है, तो ये शरीर में किस तरह से काम करता है, किस तरह से अनुक्रिया करता है जब कोई वायरस अटैक करता है, तो आगे यही समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब समझिए, सबसे पहला स्टेप, जिस कोशिका के पास प्रतिजन होता है, जिस कोशिका के पास क्या होता है, प्रतिजन होता है, वह वायरस को पकड़कर लिम्फ नोड के पास ले जाता है। जिस कोशिका के पास वायरस होता है, वह, जिस कोशिका के पास प्रतिजन होता है, वह वायरस को पकड़कर कहाँ ले जाता है, लिम्फ नोड के पास। जैसे ये देखिए कोई कोशिका है, ये क्या है, कोई कोशिका है। ठीक है, और इस कोशिका पर क्या हो गया, वायरस अटैक कर दिया। कौन अटैक कर दिया, वायरस। तो जब वायरस अटैक किया, तो यहाँ पर जो भी प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, तो उसके अणु के प्रतिजन बंधक स्थल पर प्रतिजन जुड़ गया। ठीक है, वायरस जुड़ गया, ओके, उसी को तो प्रतिजन बोल रहे हैं। तो जिस कोशिका के पास प्रतिजन होता है, वह वायरस को पकड़कर कहाँ ले जाता है, लिम्फ नोड के पास ले जाता है। और इसके पास क्या होता है, जिस पे कोई वायरस अटैक किया, उसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है। उसके ऊपर क्या होता है, एक रिसेप्टर, यानी कि ग्राही, ग्रहण करने वाला, उसको बोलते हैं MHC रिसेप्टर। इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी नहीं है, MHC रिसेप्टर। इसके वजह से होता क्या है, उस कोशिका का पहचान होता है जिसके पास वायरस है। हमारे शरीर में किस कोशिका पर वायरस अटैक किया है, इसका कोई पहचान तो होना चाहिए।
तभी तो प्रतिरक्षा तंत्र उसको मारेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कोशिका था सामान्य कोशिका, इस पर वायरस अटैक किया तो तुरंत इस पर क्या उत्पन्न हो गया, एमएससी रिसेप्टर हो गया। तो ये एमएससी रिसेप्टर जो उत्पन्न हुआ, ये क्या दर्शा रहा है कि इस कोशिका में वायरस आ चुका है। इस कोशिका में क्या आ चुका है, वायरस, तभी ये एमएससी रिसेप्टर इस पे उत्पन्न हुआ है। तो इसी की वजह से उस कोशिका का पहचान होता है जिसके पास वायरस होता है। देखिए इसके पास वायरस है तो इसके पास एमएससी रिसेप्टर है। अगर इसमें वायरस नहीं होता तो एमएससी रिसेप्टर नहीं होता। क्लियर है, आगे देखिए दूसरा स्टेप, पहला हो गया, दूसरा स्टेप बोले थे शरीर में दो प्रकार के प्रतिरक्षा तंत्र है, उपार्जित प्रतिरक्षा जो भी है, कि एक है बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट। तो जो टी लिम्फोसाइट का टी हेल्पर सेल है, कौन सेल है, टी हेल्पर सेल, यह दो चीजों को सक्रिय करता है। कितने चीजों को, दो चीजों को सक्रिय करता है। सबसे पहले सक्रिय करता है बी लिम्फोसाइट को, सबसे पहले किसको सक्रिय करता है, बी लिम्फोसाइट को, उसके बाद टीसी सेल को सक्रिय करता है। जो भी हमारे शरीर में टीएच सेल है, ये कितने चीजों को एक्टिव करेगा, दो चीजों को। सबसे पहले एक्टिव करेगा बी लिम्फोसाइट को, उसके बाद एक्टिव करेगा टीसी सेल को, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिव करेगा। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद टीएच सेल सक्रिय होता है। कौन सक्रिय होता है, टीएच सेल खुद सक्रिय होता है, जिसके वजह से टीएच सेल की संख्या बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही टीएच सेल सक्रिय हुआ तो इसमें विभाजन स्टार्ट हो जाएगा और इसका संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब इसका संख्या बढ़ेगा तो ये दो कोशिका बनाने लगता है। कितना कोशिका बनाने लगता है, दो प्रकार की कोशिका। पहला बनाता है प्रभावी टीएच सेल और दूसरा बनाता है मेमोरी टीएच सेल। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रभावी बना देगा, ठीक है, जो किसी पर वायरस पर अटैक करेगा, प्रभाव करेगा, और एक मेमोरी सेल, मेमोरी टीएच सेल बनाएगा। ये मेमोरी टीएच सेल क्या है, ये अपने में याद रखेगा कि ये ऐसा वायरस पहले कभी हमारे शरीर में आया था, अगर दोबारा आएगा तो इतना सारा स्टेप नहीं करना होगा, डायरेक्ट उसका पहचान किया जाएगा और उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, जैसे इस तरह से होता है ना कि कोई मान लीजिए गुंडा है, किसी को किडनैप किया है, तो किडनैपर तो जान गया है कि किडनैपर कौन है। ठीक है, तो क्या बार बार उसी को पकड़ेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि उसको तो जान चुका है कि हम इसको पहले पकड़े हैं, तो ये याद रखता है कि नहीं याद रखता है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी है, मान लीजिए कोई वायरस आया सबसे पहले, तो इस पर इतना अनुक्रिया हुआ, और इसके पहले अगर वो कभी नहीं आया था शरीर में, तो उसको एक याद रखता है, अपने कोशिका में याद रखता है कि ये वायरस कभी न कभी हमारे शरीर में आया है, इस पर हमने काम किया है, तभी तो ये मेमोरी टीएच सेल बना है। ठीक है, तो जैसे ही टीएच सेल सक्रिय होता है, टीएच सेल की संख्या बढ़ जाती है और दो कोशिका बनाता है, एक प्रभावी टीएच सेल और एक मेमोरी टीएच सेल। आगे देखिए, ये प्रभावी टीएच सेल जो है, यह बी सेल को थोड़ा एक्टिव करता है। किस सेल को, बी सेल को। प्रभावी टीएच सेल किसको एक्टिव करता है, बी सेल को थोड़ा सा एक्टिव करता है, और टीसी सेल को पूरा एक्टिव करता है। अच्छा, यहाँ पे सवाल आया कि बी सेल को थोड़ा एक्टिव काहे करता है और बी सेल पूरा एक्टिव कब होता है। तो बी सेल पूरा एक्टिव तभी होगा, बी सेल पूरा एक्टिव तभी होगा जब आया हुआ वायरस, जब आया हुआ वायरस बी सेल के सतह पर मौजूद आईजीडी के संपर्क में आएगा। जब तक जो भी वायरस है बी सेल के सतह पर जो आईजीडी प्रतिरक्षा तंत्र है, इसके संपर्क में जब तक नहीं आएगा, तब तक बी सेल पूरी तरह से सक्रिय नहीं होगा। अगर वायरस बी सेल के सतह पर मौजूद आईजीडी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इसके संपर्क में आ जाएगा, तो बी सेल पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, आगे जब बी सेल थोड़ा एक्टिव हुआ और टी सेल क्या हो गया, पूरा एक्टिव हुआ, सक्रिय हो गया, तो इसके कारण क्या होगा, टीसी सेल की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे टीएच सेल सक्रिय हुआ था तो टीएच सेल की संख्या बढ़ गई थी, उसी प्रकार के टीसी सेल सक्रिय हुआ तो टीसी सेल की संख्या बढ़ जाएगी।
ठीक है। जब टीएच सेल सक्रिय हुआ तो 2 कोशिका बनाया। उसी तरह से टीसी सेल भी सक्रिय हुआ तो ये भी 2 कोशिका बनाएगा। एक प्रभावी टीसी सेल और एक मेमोरी टीसी सेल, ठीक है। तो प्रभावी टीसी सेल तो बी सेल और टी सेल को एक्टिव किया, और ये प्रभावी टीसी सेल जो है यह आने वाले वायरस पर अटैक करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी टीसी सेल का संख्या बढ़ा, टीसी सेल 2 कोशिका बनाया। कितना कोशिका बनाया? 2 कोशिका। पहला है प्रभावी टीसी सेल और दूसरा है मेमोरी टीसी सेल। तो जो पहला वाला प्रभावी टीसी सेल है, साइटोटॉक्सिक सेल है, जहरीला कोशिका है, यह आने वाले वायरस पर अटैक करता है। तो जो भी आया हुआ वायरस है उस पर अटैक कौन करेगा? प्रभावी टीसी सेल। कौन अटैक करेगा? प्रभावी टीसी सेल। और ये मेमोरी टीसी सेल क्या है? ये मेमोरी में याद रखेगा कि ऐसा कोई वायरस आया था, ठीक है। ओके, आगे देखिए। जब बी सेल पूरा सक्रिय होगा, जब बी सेल क्या होगा? पूरा सक्रिय होगा, तो फिर इसका संख्या बढ़ जाएगा। वही बात हो गया ना, टीएच सेल सक्रिय हुआ तो टीएच सेल की संख्या बढ़ गई। एक मिनट, जब टीएच सेल सक्रिय हुआ तो टीएच सेल की संख्या बढ़ गई और 2 कोशिका बनाया। उसी प्रकार से टीसी सेल सक्रिय हुआ तो इसकी संख्या बढ़ गई और 2 कोशिका बनाया। ठीक उसी तरह से बी सेल पूरा हुआ सक्रिय तो ये भी 2 कोशिका बनाता है। बी सेल भी क्या करता है? 2 कोशिका बनाता है। पहला है प्लाज्मा कोशिका और दूसरा है मेमोरी बी सेल। पहला क्या है? प्लाज्मा कोशिका और दूसरा क्या है? मेमोरी बी सेल। अब ये जो प्लाज्मा कोशिका है यही एंटीबॉडी का निर्माण करता है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कौन सा कोशिका करता है? प्लाज्मा कोशिका। कौन सा कोशिका? प्लाज्मा कोशिका। ओके, आगे देखिए। तो कोशिका में वायरस आया तो उस वायरस को मारा कौन? प्रभावी टीसी सेल। कोशिका में वायरस आया तो उस कोशिका को मारा कौन? प्रभावी टीसी सेल, ठीक है। और प्लाज्मा कोशिका किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक। लेकिन जब कोशिका के शरीर द्रव में वायरस हो तो उसको कौन मारेगा? ये एंटीबॉडी मारेगा। कौन मारेगा? एंटीबॉडी मारेगा, यानी कि प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी बनाएगा और जो भी शरीर द्रव में वायरस आया हुआ है उसको ये मार देगा। तो इससे 3 बात याद रखना है। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी वायरस आया उस पर अटैक कौन करेगा? टीसी सेल करेगा। और प्लाज्मा कोशिका किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी निर्माण करता है। या इसको ऐसे पूछेगा कि एंटीबॉडी किस कोशिका से बनता है, तो प्लाज्मा कोशिका लिखना है, ठीक है। और तो फिलहाल इतना ही। ओके, तो ये पूरा समझ में आ गया होगा कि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कैसे अनुक्रिया करता है। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, आराम से इसको पूरा उतारिए, उसके बाद फिर से एक बार हम समझाते हैं। क्या हुआ? सबसे पहले हमारे शरीर में उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है, ठीक है। जिस कोशिका के पास प्रतिजन होता है वह वायरस को पकड़ के कहाँ ले जाता है? लिम्फ नोड के पास। ये पहला स्टेप। तो जैसे ही वायरस आया इस पर एमएससी रिसेप्टर आ गया, तो ये एमएससी रिसेप्टर क्या बताता है? इसके वजह से उस कोशिका का पहचान हो पाता है जिसके पास वायरस है, यानी कि इसके पास वायरस है तभी तो इसके पास एमएससी रिसेप्टर है, ठीक है। दूसरा स्टेप, टीएच सेल जो है 2 चीज को सक्रिय करता है, बी लिम्फोसाइट को और टीसी सेल को। तो जब टीएच सेल सक्रिय हुआ उसके वजह से टीसी सेल की संख्या, टीएच सेल की संख्या बढ़ गया, तो 2 कोशिका बनाया, प्रभावी टीएच सेल और मेमोरी टीएच सेल। तो प्रभावी टीएच सेल बी सेल को थोड़ा एक्टिव किया और टीसी सेल को पूरा एक्टिव किया। जब टीसी सेल को पूरा एक्टिव किया तो टीसी सेल की संख्या बढ़ गई, ये भी 2 कोशिका बनाया, प्रभावी टीसी सेल और मेमोरी टीसी सेल। तो प्रभावी टीसी सेल जो भी आने वाला वायरस है उस पर अटैक कर देगा और ये मेमोरी वाला याद रखेगा, ठीक है। और जब बी सेल पूरा एक्टिव होगा, बी सेल पूरा एक्टिव कब होगा? जब आया हुआ वायरस बी सेल के सतह पर मौजूद आईजीडी के संपर्क में आएगा तो बी सेल पूरा एक्टिव होगा। यहाँ पर थोड़ा एक्टिव हुआ था, यहाँ पर पूरा एक्टिव होगा।
तो जब पूरा एक्टिव होगा तो इसका संख्या बढ़ जाएगा, पूरा एक्टिव होगा तो संख्या बढ़ेगा, और संख्या बढ़ेगा तो दो कोशिका बनाएगा, एक प्लाज्मा कोशिका और एक मेमोरी कोशिका। और प्लाज्मा कोशिका किसका निर्माण कर देगा? एंटीबॉडी का निर्माण कर देगा। और एक मेमोरी बी सेल जो है ये याद रखेगा कि किस तरह से एंटीबॉडी बनाए हैं, ठीक है, ताकि आगे भविष्य में कोई भी वायरस आएगा तो इतना लंबा सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ मटेरियल तैयार रहेगा, उसको मार दिया जाएगा, ठीक है, ओके। अब जानेंगे कि सहज प्रतिरक्षा किस तरह से काम करता है। ये तो उपार्जित वाला था, अब क्या जानेंगे? सहज वाला। अब देखेंगे सहज प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार के होता है। प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार के, सहज प्रतिरक्षा तंत्र और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। सहज प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ लिए, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ लिए। सहज प्रतिरक्षा कैसे काम करता है ये पढ़ेंगे, और उपार्जित प्रतिरक्षा शरीर में कैसे अनुक्रिया करता है ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ेंगे कि सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार के होता है और ये किस तरह से कार्य करता है। क्लियर है? ओके। तो सक्रिय जो सहज प्रतिरक्षा तंत्र है ये दो प्रकार के होता है। सहज प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के। पहला है सक्रिय और दूसरा है निष्क्रिय। पहला है सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरा है निष्क्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र। तो देखते हैं सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। देखिए, जब कोई पैथोजन हमारे शरीर के अंदर आता है, जब कोई भी पैथोजन हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र काम करना शुरू कर देता है। पैथोजन क्या है? जो जीव या कारक जैसे बैक्टीरिया या वायरस के कारण रोग होता है उसको क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। तो अगर वो पैथोजन हमारे शरीर के अंदर आया, हमारे शरीर के अंदर आया, ठीक है, तो जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो अपना काम करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है, और पैथोजन को पहचान लगता है, और पैथोजन को पहचानने लगता है, ठीक है। पहचानेगा तभी तो काम करेगा। जैसे ही पैथोजन हमारे शरीर के अंदर गया तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र काम करना शुरू कर दिया, यानी कि वो पैथोजन को पहचानने भी लगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र। इसी को क्या बोलते हैं? सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र। ये भी दो प्रकार के होता है। इसके भी कितने प्रकार हैं? दो प्रकार, यानी कि इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरा है कृत्रिम सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र। तो प्राकृतिक में क्या होता है, कृत्रिम में क्या होता है, ये आपको भी पता है। प्राकृतिक मतलब जो अपने आप हो, जो प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो, अपने आप हो, यह अपने आप विकसित होता है। प्राकृतिक सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र अपने आप विकसित होता है, स्वयं विकसित होता है। जैसे ही पैथोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है ये अपने आप विकसित हो जाता है, ठीक है। लेकिन कृत्रिम का मतलब क्या होता है? जिन्हें मानव ने बनाया, जिन्हें मानव ने बनाया उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। जो भी प्रकृति में चीज मौजूद है उसको प्रकृति कहते हैं, लेकिन जिसे मानव ने बनाया उसको कृत्रिम कहते हैं, ठीक है। तो यह मानव द्वारा बनाया गया प्रतिरक्षा तंत्र होता है। कृत्रिम सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? मानव द्वारा बनाया गया प्रतिरक्षा तंत्र। तो क्या आप कभी सुने हैं कि मानव द्वारा भी प्रतिरक्षा तंत्र बनाया जाता है क्या? जी हाँ, बनाया जाता है। कौन बनाता है? वैज्ञानिक लोग बनाता है। कब बनाता है? देखिए, कोरोना फैला हुआ था, याद है, आप आसानी से भूले तो नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या कोरोना का वैक्सीन निकला था क्या? हाँ, निकला था। वो वैक्सीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? टीका। वैक्सीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? टीका। तो ये जो वैक्सीन था वो क्या था? एक तरह के कृत्रिम सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र था। इसका मतलब क्या है कि हमको कोरोना ना हो जाए इसलिए कोरोना के हम प्रतिरक्षा तंत्र को पहले ही ले लिए, ठीक है। उसका वैक्सीन हम पहले से ही ले लिए इसलिए हमको, ताकि कोरोना हमको ना हो, ठीक है। तो ये मानव द्वारा बनाया गया है, ये अपने आप विकसित नहीं हुआ है, ठीक।
लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है और वो वैक्सीन नहीं लिया है तो उसके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी होता है। आगे देखिए, सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र, जब कोई पैथोजन हमारे शरीर के अंदर आया तो क्या हुआ, प्रतिरक्षा तंत्र काम करना शुरू कर दिया और वायरस को या पैथोजन को पहचानने लगा। इसके दो प्रकार हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम है। प्राकृतिक जो अपने आप काम करता हो और कृत्रिम जिसे मानव द्वारा बनाया गया हो। कब बनाता है वैसा प्रतिरक्षा तंत्र जिसे मानव द्वारा बनाया गया, जैसे टीका यानी कि वैक्सीन। तो वैक्सीन के बारे में भी आगे बताएंगे कैसे बनता है। ओके, अब जानेंगे सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करता है। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करता है उसका 3 स्टेप था, तीनों स्टेप बता दिए थे। ठीक है, लेकिन अब क्या जानेंगे, सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र कैसे कार्य करता है। ओके, इसमें सबसे पहले एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सोनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सोनाइजेशन। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सोनाइजेशन। तो आप लोग को लगता होगा ये ऑक्सोनाइजेशन क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ कि ये ऑक्सोनाइजेशन क्या होता है। तो ऑक्सोनाइजेशन कुछ नहीं होता है, एक प्रक्रिया होता है। क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है। और ये वैसा प्रक्रिया है जिसमें पैथोजन को प्रतिरक्षा तंत्र घेर लेता है। पैथोजन को क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र घेर लेता है, जिसके कारण भक्षण कोशिका आसानी से पहचान करके उसे खा जाता है। भक्षण कोशिका का मतलब क्या होता है, बताए थे, जो बैक्टीरिया को मार के खाता है। वैसा कोशिका जो बैक्टीरिया को मार के खाता है उसे क्या कहते हैं, भक्षण कोशिका कहते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा शरीर है, इसमें जैसे ही कोई पैथोजन आया, जैसे ही कोई वायरस आया, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इसे प्रतिरक्षा तंत्र घेर लेगा। कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र इसको घेर लेगा। ठीक है, चारों तरफ से इसको प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा, घेर लेगा। जब चारों तरफ से प्रतिरक्षा तंत्र घेर लेगा तो इसको भक्षण कोशिका पहचान लेगा। कौन पहचान लेगा इसको, भक्षण कोशिका। जैसे ही भक्षण कोशिका इसको पहचान गया कि हमारा भोजन आ गया, तो भक्षण कोशिका का तो काम ही है बैक्टीरिया या वायरस को मार करके खाना। तो ये भक्षण कोशिका क्या करता है, आसानी से पहचान करके उसे खा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सोनाइजेशन। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सोनाइजेशन। ये ऑक्सोनाइजेशन कुछ नहीं, एक प्रक्रिया है जिसमें पैथोजन को प्रतिरक्षा तंत्र चारों ओर से घेर लेता है, जिसके कारण जो भक्षण कोशिका है उस पैथोजन को पहचान पाता है और उसको आसानी से खा जाता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सोनाइजेशन। तो सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र में सबसे पहला स्टेप यही होता है, ऑक्सोनाइजेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सोनाइजेशन होता है, यानी कि ये वाला प्रक्रिया होता है। उसके बाद इसके दो अनुक्रिया होते हैं। सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र के कितने अनुक्रिया होते हैं, दो अनुक्रिया होते हैं। एक को बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रिया और दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रिया। एक को बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रिया और दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रिया। प्राथमिक अनुक्रिया नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पहली बार हो उसे प्राथमिक अनुक्रिया और जो दूसरी बार हो उसको द्वितीयक अनुक्रिया। देखिए, जब पैथोजन पहली बार आता है, जब पैथोजन हमारे शरीर में पहली बार आता है तो उसको प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। हमारे शरीर में कभी भी इसके पहले कोरोना नहीं आया था, भारत के किसी भी व्यक्तियों में। ठीक है, तो कोरोना आया उसके शरीर में तो पहली बार आया ना, तो जैसे ही कोरोना आया वैसे ही कौन काम करेगा, प्राथमिक अनुक्रिया काम करेगा। यानी कि इसे किसे कहते हैं, जब पैथोजन पहली बार आता है तो प्राथमिक अनुक्रिया होता है। कोई भी पैथोजन, कोई भी नया पैथोजन जब पहली बार आए तो नया ही होगा, तो जो पहली बार आता है उसी को क्या बोलते हैं, प्राथमिक अनुक्रिया बोलते हैं। ये जो अनुक्रिया है बहुत धीरे धीरे काम करता है, ये अनुक्रिया बहुत धीरे धीरे काम करता है और इस अनुक्रिया में व्यक्ति बीमार हो जाता है। प्राथमिक अनुक्रिया धीरे धीरे काम करता है और इसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। इसके कारण ही मेमोरी सेल बन पाता है।
अब इसका मतलब क्या हुआ, जब उपार्जित पढ़ाए थे तो उसमें बताए होंगे कि सारा चीज क्या हो रहा था, एक्टिव होकर के कोशिका बना रहा था और दो कोशिका बना रहा था। ठीक है, एक प्रभावी वाला और एक मेमोरी वाला। तो ये मेमोरी सेल क्या है, मेमोरी मतलब याद करने वाला कोशिका। तो ये कोशिका याद रखता है कि हमारे शरीर में ऐसा कोई वायरस आया था, ताकि दूसरे बार आएगा तो उतना लंबा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, आसानी से पहचानेगा और आसानी से मारेगा, कहानी खत्म। तो सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र के दो अनुक्रिया हैं, प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया। प्राथमिक अनुक्रिया जब पैथोजन पहली बार आएगा तब प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। ये धीरे धीरे काम करता है, इसमें मनुष्य क्या होता है, बीमार हो जाता है और इसके कारण ही मेमोरी कोशिका बन पाता है। अब आगे देखिए द्वितीयक अनुक्रिया। कौन सा अनुक्रिया, द्वितीयक अनुक्रिया। ये जो द्वितीयक अनुक्रिया है इसको पूर्ववृत्तीय या एनामिस्टिक, पूर्ववृत्तीय या एनामिस्टिक अनुक्रिया भी कहते हैं। ये सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। क्या है, द्वितीयक अनुक्रिया को पूर्ववृत्तीय या एनामिस्टिक अनुक्रिया भी कहते हैं। यह प्राथमिक अनुक्रिया के बाद होता है। जाहिर सी बात है, इसका नाम है प्राथमिक अनुक्रिया, इसका नाम है द्वितीयक अनुक्रिया। तो जब पैथोजन पहली बार आया तो कौन सा अनुक्रिया होगा, प्राथमिक अनुक्रिया होगा। और जब प्राथमिक अनुक्रिया हो गया तब कौन सा अनुक्रिया होगा, प्राथमिक अनुक्रिया हो गया तब कौन सा होगा, द्वितीयक अनुक्रिया। तो यह प्राथमिक अनुक्रिया के बाद होता है। द्वितीयक अनुक्रिया कब होता है, प्राथमिक अनुक्रिया के बाद होता है। ठीक है, लेकिन जब निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करेगा तभी होगा। कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करेगा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र काम करेगा तभी पर द्वितीयक अनुक्रिया होगा, ऐसे द्वितीयक अनुक्रिया नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो है सक्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र, इसके दो अनुक्रिया हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक पहली बार होगा, द्वितीयक दूसरी बार होगा, यानी कि प्राथमिक के बाद होगा, लेकिन तभी होगा जब निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करेगा तब होगा। ठीक है, तो अब क्या जानेंगे कि ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। तो फिलहाल इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको मेटा करके आगे बताते हैं। अब जानेंगे निष्क्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र। सक्रिय वाला खत्म हो गया था, उसके दो अनुक्रिया हैं, प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया। प्राथमिक अनुक्रिया कब होगा, जब पहली बार पैथोजन आएगा तो प्राथमिक अनुक्रिया होगा, वो धीरे धीरे काम करेगा, उसमें मनुष्य बीमार हो जाएगा। और प्राथमिक अनुक्रिया के बाद कौन सा अनुक्रिया होगा, द्वितीयक अनुक्रिया होगा, लेकिन ये तभी होगा जब निष्क्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र काम करेगा तब। तो अब जब जान लेते हैं कि निष्क्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। देखिए, इसमें हमारा अपना प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता है, निष्क्रिय है, निष्क्रिय है, ये सक्रिय नहीं है। तो इसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता है। यह दो प्रकार के होता है। यह कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। देखिए, एक प्राकृतिक होता है और दूसरा कृत्रिम होता है, इसके भी दो प्रकार है। तो यह शरीर में अपने आप नहीं बनता। ये जो प्राकृतिक वाला है ये हमारे शरीर में अपने आप नहीं बनता है। तो क्या होता है, यह माता के शरीर से उसके बच्चों में आता है। किसके शरीर से, माता के शरीर से उसके बच्चों में आता है। तो ये हमारा शरीर में तो बना नहीं है। ठीक है, तो ये अपने आप हमारे शरीर में नहीं बनता है, ये हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अपने आप कार्य नहीं करता है। तो कहाँ से आया, माता के शरीर से आया। ये प्रतिरक्षा तंत्र कहाँ से आया, माता के शरीर से आया। तो याद कीजिए, हम बताए थे कि प्रतिरक्षा तंत्र के पांच प्रकार, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD बताए थे ना। तो IgA जो है इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, और ये प्रतिरक्षा तंत्र कहाँ पाया जाता है, कोलेस्ट्रम में। कोलेस्ट्रम में कहने का मतलब क्या हुआ, मदर मिल्क में, माँ का जो दुग्ध होता है उसमें कोलेस्ट्रम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। किसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है,
कोलेस्ट्रम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उसमें कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है? IgA। कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है? IgA। तो इसके दो प्रकार हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक अपने आप नहीं बनता, ये कहाँ से आता है? माता के शरीर से। और उदाहरण क्या है? IgA। ये कहाँ पाया जाता है? माता के दुग्ध में, यानी कि इसमें कोलेस्ट्रम की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र माता के शरीर से उसके बच्चों में आता है, तो बोल देना IgA। ठीक है। और बोलेगा IgA कहाँ पाया जाता है, तो बोलना माता के दुग्ध में। ठीक है। एक और सवाल पूछेगा कि माता के दुग्ध में किसकी मात्रा अधिक होती है? कोलेस्ट्रम की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा? कोलेस्ट्रम की मात्रा अधिक होती है। अब जानिए कृत्रिम। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? मानव द्वारा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए, जहरीला सांप काटने पर, जहरीला सांप काटने पर प्रयोगशाला में पहले से बनाया गया, पहले से मानव द्वारा बनाए गए प्रतिरक्षा तंत्र को शरीर के अंदर दिया जाता है। फिर से बोलिए, जहरीला सांप काटने पर प्रयोगशाला में मानव द्वारा बनाया गया प्रतिरक्षा तंत्र को हमारे शरीर के अंदर दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है। जैसे जहरीला सांप काटा, तो उसके काटने पर कौन सा है? एंटीवेनम। एंटीवेनम एक वैक्सीन है, एक टीका है जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। तो कोई भी जहरीला सांप काटे उसके पहले अगर आप ये एंटीवेनम अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं, तो आपको कोई भी जहरीला सांप काटेगा तो उसका असर आपके ऊपर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जहरीला सांप काटने से पहले आपने एंटीवेनम ले लिया है। आपके शरीर के अंदर क्या है? एंटीवेनम है। तो बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो कुछ फायदा भी उठाइए यार। क्या करिए, जाइए प्रयोगशाला, जाइए वैज्ञानिक के पास और बोलिए कि हमको एंटीवेनम का सुई दे दीजिए। किसका सुई दे दीजिए? एंटीवेनम का। और ये किसका है? जहरीला सांप का है। तो एंटीवेनम का सुई ले लिए, एंटीवेनम का टीका ले लिए। अब जितना भी भयानक भयानक सांप है, जितना भी जहरीला सांप है, सभी सांप को पकड़ लीजिए और उससे कटवाइए, तो आपको कुछ नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी सपेरा वगैरह होता है वो आप लोग को भ्रमित करता है नहीं, उसका सांप का पकड़ने का कला होता है। ठीक है। और वो सांप को पकड़ करके उसका दांत ही काट देता है। अगर उसको काट भी ले तो कोई असर नहीं करता है, क्योंकि अपने शरीर के अंदर क्या लिए हुए रहता है? एंटीवेनम लिए हुए रहता है। तो बायोलॉजी का यूज वो सपेरा कर रहा है, लेकिन आपको बायोलॉजी कुछ पता ही नहीं है। तो सीखिए इसके बारे में। तो क्या करता है, जहरीला सांप काटने पर प्रयोगशाला में पहले से ही बनाया गया प्रतिरक्षा तंत्र को शरीर के अंदर दिया जाता है। तो जब भी कोई जहरीला सांप काटे उसके पहले ही आप क्या कर लीजिए? एंटीवेनम शरीर के अंदर ले लीजिए, तो आपको जहरीला सांप काटेगा तो उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आगे, अगर ज्यादा चोट लग जाता है, ज्यादा चोट लग जाता है, ज्यादा चोट लगने पर कौन सा सुई दिया जाता है? एंटी टेटनस सीरम। कौन सा सुई दिया जाता है? एंटी टेटनस सीरम। नाम तो सुने होंगे कि अगर लोहा वगैरह से या बहुत ज्यादा चोट लग जाता है तो टेटनस का सुई लेते हैं ना, टेटनस का। वो टेटनस नहीं, एंटी टेटनस सीरम होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ओके। तो निष्क्रिय सहज प्रतिरक्षा तंत्र भी क्या हो गया? खत्म हो गया। ये क्या था? हमारे शरीर में अपने आप प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता है। इसके दो प्रकार, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक अपने आप नहीं बनता, ये माता के शरीर से आता है। कौन वाला? IgA वाला। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक होती है। कृत्रिम वाला क्या था? जहरीला सांप काटने से पहले प्रयोगशाला में मानव द्वारा या वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जिसको हमारे शरीर के अंदर दिया जाता है। तो जहरीला सांप काटने पर कौन सा दिया जाता है? एंटीवेनम। और ज्यादा चोट लगने पर क्या दिया जाता है? एंटी टेटनस सीरम। तो इतना याद रखना है, प्रतिरक्षा तंत्र के टॉपिक से इसके बाहर आपको कभी नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, एक क्वेश्चन भी फालतू इससे नहीं आएगा। जितना बताए हैं उसी के अंतर्गत आएगा, उसी को ध्यान से पढ़ना है, उसी को ध्यान में रखना है, उसी को याद रखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो स्वास्थ्य के बारे में बताए, रोग के बारे में बताए और
प्रतिरक्षा तंत्र पूरा खत्म हो गया है। तो प्रतिरक्षा तंत्र का 2 वीडियो बन गया, एंटीबॉडी 1 और एंटीबॉडी 2। तो ये जो है एंटीबॉडी 2 है और इसके पहले एंटीबॉडी 1 आया था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।